इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। नाउ हमने देखा कि हमारे पास 1920s तक जितने भी एटॉमिक मॉडल्स थे वो किसी न किसी वजह से फ़ेल हो गए थे। तो अब साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि इन सब मॉडल्स के फेलियर के बाद कैसे एक नया एटॉमिक मॉडल बनाया जाए जो एटम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करे। तो हमारे पास 1924 के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट हुई दैट वाज थ्रू अ साइंटिस्ट कॉल्ड लुइस डी ब्रॉगली। लुइस डी ब्रॉगली ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया 1924 में। वो कॉन्सेप्ट था हमारे पास डुअल नेचर ऑफ मैटर का। नाउ इसका मतलब क्या है? लुइस डी ब्रॉगली ने कहा कि जो हमारे पास सब्सटेंस पार्टिकल है वो हमारे पास वेव नेचर भी शो करता है, और जो हमारे पास सब्सटेंस एक वेव है तो वो हमारे पास पार्टिकल नेचर भी शो करती है। नाउ दिस कॉन्सेप्ट वाज लिमिटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास मैकेनिकल या साउंड वेव्स के लिए नहीं था। तो जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स हैं यानी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यानी गैमा रेज से लेके रेडियो वेव्स तक, तो हमारे पास जो वेव्स हैं वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। यानी जो वेव है वो पार्टिकल भी है और जो पार्टिकल है वो वेव भी है। नाउ यही कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन वेव भी है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को श्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट ने यूज़ किया और उसने इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर करके श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन डिराइव की। नाउ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था टुवर्ड्स एडवांसमेंट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। हुआ ऐसे कि पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ट्रीट किया जाता था एज एन पार्टिकल, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को ऐसा वेव भी ट्रीट किया जाने लगा। तो हमारे पास श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का रिज़ल्ट ये आया कि हमारे पास एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। अब ये स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है और किस तरह मूव कर रहा है ये चीज़ हमें नहीं पता। अब इलेक्ट्रॉन इस मॉडल में कहाँ हमें मिलेगा? तो ये जो स्टैंडिंग वेव का रीजन है, इस पूरे रीजन के अंदर हमारे पास 95% चांस है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ है और किस तरह मूव कर रहा है, दिस इज़ नॉट नोन। तो क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मॉडल का जो क्रक्स है वो ये है कि सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्टेन वेव रीजन्स हैं जिन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है। तो इन वेव रीजन्स को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल वो रीजन है जिधर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का 95% चांस है। तो ये इस तरह हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल जो है वो एटम को एक्सप्लेन करता है। नाउ क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल एटम के अंदर मौजूद किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है थ्रू अ सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। नाउ क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स वो सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। सो हम हर क्वांटम नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे। Now for electron we have 4 quantum numbers. First quantum number is principal quantum number. Second quantum number is एंगुलर मोमेंटम, या इसको हम कॉमनली एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। देन द थर्ड क्वांटम नंबर फॉर एनी इलेक्ट्रॉन इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड द लास्ट क्वांटम नंबर इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ अगर हम प्रिंसिपल, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो ये 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हमारे पास डिराइव होते हैं फ्रॉम श्रोडिंजर्स इक्वेशन। ये श्रोडिंजर्स की इक्वेशन से डिराइव होते हैं, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर एक बेसिक क्वांटम नंबर है, ये इक्वेशन से डिराइव नहीं होता। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वांटम नंबर इन डिटेल। So now let's move towards the first quantum number, that is principal quantum number. Principal quantum number को हम डिनोट करते हैं n से। Now सबसे पहली बात कि what it tells us about electron और atom, तो ये हमें बताता है उस शेल का जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। So it tells us about the shell of electron। कैसे?
तो फॉर एग्जांपल n की हम वैल्यू की बात करते हैं तो n स्टार्ट होता है 1 से और 1 के बाद ये कंटिन्यू करता है अप टिल हायर नंबर्स। तो अगर n 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल का है यानी k शेल का है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर प्रिंसिपल की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन सेकंड यानी l शेल का है। इसी तरह अगर क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है तो ये थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है और 4 का मतलब है कि फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, सेकंड शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, थर्ड शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 और फोर्थ शेल के लिए 4 और इसी तरह आगे हम मज़ीद जाते हैं। नाउ सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल जाता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़। तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर वैल्यूज़ सजेस्ट्स इंक्रीज़ इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितनी बड़ी क्वांटम नंबर प्रिंसिपल की वैल्यू होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि द हायर द शेल द ग्रेटर इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सेकंड थिंग अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ दैट विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट डिस्क्राइब्स। सो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सो energy of electron is directly proportional to the value of principal quantum number। जितनी आपके पास हायर वैल्यू है उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। नाउ हमें मज़ीद क्या चीज़ पता चल सकती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो व्हाट वी कैन नो अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें एक और जो चीज़ पता चल सकती है दैट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ शेल कैन होल्ड। यानी किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ सकते हैं, उसकी हाईएस्ट लिमिट क्या है। तो इसका हमें पता चलता है फॉर्मूला 2n² से। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल के लिए 2n² है, 2 × 1² दैट इज़ 2। तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो लाइक अगर हम हाइड्रोजन हीलियम की बात करें तो हीलियम पे 2 शेल जब आते हैं तो पहला शेल ख़त्म हो जाता है। देन सेकंड शेल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 × 2² यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास आ सकता है दैट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह फोर्थ शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकता है दैट इज़ 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो यूँ हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। नाउ हम जाते हैं सेकंड क्वांटम नंबर पे दैट इज़ एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल l। तो सबसे पहली बात कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है एक सब शेल का, कि शेल के अंदर किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है। सो इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ ये कैसे बताता है सब शेल को, तो हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, कीप इन माइंड कि इसकी वैल्यू 0 से शुरू होती है और हमारे पास आगे जाती है। नाउ 0 वैल्यू वाले हमारे पास जो सब शेल है उसको हम कहते हैं S। S स्टैंड्स फॉर शार्प। 1 एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वाले सब शेल को हम कहते हैं P, 2 वाले को हम कहते हैं D और 3 वाले को हम कहते हैं F। तो S स्टैंड फॉर शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल्स। नाउ ये नाम निकले हैं उन स्पेक्ट्रल लाइंस से जो इन सब शेल्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। एनी हाउ, तो अगर L की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की 0 है तो इसका मतलब है ये S सब शेल का इलेक्ट्रॉन है। अगर L की वैल्यू 1 है तो ये P सब शेल का है। अगर L की वैल्यू 2 है तो ये D सब शेल का है। और अगर L की वैल्यू 3 है तो ये F सब शेल का है। नाउ नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन की किस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। तो चूँकि वी हैव ऑलरेडी सीन कि दिस इज़ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है। नाउ एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो और
और सब शेल की शेप को डिटरमिन करता है। तो हमारे पास जो s ऑर्बिटल है उसका एंगुलर मोमेंटम 0 है, इसलिए s ऑर्बिटल की जो शेप है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इसी तरह p ऑर्बिटल का जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू 1 है, तो p ऑर्बिटल की शेप है हमारे पास डम्बेल की तरह। इसी तरह d ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है 1, तो इसकी शेप है डबल डम्बेल की तरह। और f की हमारे पास कॉम्प्लेक्स शेप होती है, तो f की शेप हमारे पास कुछ यूँ होती है। ऑल्दो कि इट एग्जिस्ट्स इन 2 सेट्स जनरल एंड क्यूबिक, लेकिन f की हमारे पास कॉम्प्लेक्स शेप होती है। तो हमारे पास शेप ऑफ सब शेल या शेप ऑफ जो हमारे पास सब ऑर्बिट है वो हमें पता चलती है एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर से, क्योंकि ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बताता है इलेक्ट्रॉन का, और हर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उसकी जो मूविंग का पैटर्न, उसके जो मूव करने का या रोटेशन का पैटर्न है वो डिस्क्राइब करता है। तो s एंगुलर मोमेंटम 0 है, इसकी शेप स्फेरिकल है, p1 है इट इज़ डम्बेल, d2 है तो इट इज़ डबल डम्बेल, और f3 है तो इट इज़ कॉम्प्लेक्स शेप। नाउ व्हाट फर्दर कैन वी नो अबाउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्वांटम नंबर। तो इससे पहली चीज़ जो हमें पता चल सकती है दैट इज़ नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। ऑल्दो कि ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती है, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि उस वक्त तक हमने सब शेल्स को स्टडी नहीं किया था। तो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। तो ये आपको किस तरह पता चलता है, इट इज़ इक्वल टू n। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहला शेल है, इसके n की वैल्यू 1 है, देन आपके पास दूसरा शेल है, इसके n की वैल्यू 2 है, तीसरा शेल है, इसके n की वैल्यू 3 है, और चौथा शेल है, इसके n की वैल्यू 4 है। नाउ अब हमें सब शेल्स का कैसे पता चलेगा। सो नंबर ऑफ सब शेल्स इज़ इक्वल टू n। तो पहले शेल का n 1 है तो इसके अंदर एक सब शेल है, दूसरे शेल का n 2 है तो इसके अंदर 2 सब शेल हैं, तीसरे शेल का n 3 है तो इसके अंदर 3, जबकि चौथे शेल का n 4 है तो इसमें 4 सब शेल्स हैं। सो अब फर्स्ट शेल में एक सब शेल है तो पहला सब शेल होगा सिर्फ s, दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं तो इसमें s के साथ साथ p सब शेल भी हमें देखने को मिलेगा। तीसरे के अंदर हमारे पास 3 सब शेल हैं तो इसमें s p के साथ साथ हमें d सब शेल भी देखने को मिलेगा, और चौथे शेल के अंदर 4 सब शेल्स हैं तो इसमें हमें s p d और f चारों किस्म के सब शेल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो फर्स्ट शेल ओनली हैज़ 1 सब शेल, नाउ सेकेंड शेल हैज़ 2 फर्दर सब शेल्स। तो हमारे पास इसके अंदर एनर्जी की थोड़ी सी स्प्लिशन आ जाती है बिटवीन s एंड p सब शेल्स। इसी तरह थर्ड शेल हैज़ 3 फर्दर सब शेल्स, तो इनमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी गैप आते हैं। थर्ड शेल में 3 फर्दर सब शेल्स हैं s p एंड d। तो यूँ हमें शेल का बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जबकि सब शेल का बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ सेकंड चीज़ कि अगर हमें n गिवन है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, तो किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए l की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l फॉर अ गिवन n इज़ इक्वल टू n-1। नाउ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल n इज़ इक्वल टू 1, तो फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम किस वैल्यू वाला सब शेल हमें मिलेगा, तो n-1 इज़ इक्वल टू l। तो आपके पास 1-1 0, तो हमारे पास पहले शेल में हमें 0 वैल्यू वाला सब शेल मिलेगा यानी s ऑर्बिटल मिलेगा। नाउ हम आते हैं n इज़ इक्वल टू 2, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l फॉर गिवन n इज़ इक्वल टू n-1 यानी 2-1। तो दूसरे सब शेल में हमें जो मैक्सिमम वैल्यू वाला l मिलेगा वो है 1। तो अगर हम इसमें देखें तो दूसरे शेल में हमें 0 भी मिलता है और मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 मिलती है जो कि p की है। इसी तरह थर्ड शेल के लिए मैक्सिमम वैल्यू l की होगी 3-1 दैट इज़ इक्वल टू 2, तो s0 p1 d2, और फोर्थ शेल में l की मैक्सिमम वैल्यू होगी 3, तो 0 1 2
3। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखें कि अगर हम नंबर ऑफ़ सब शेल्स की बात करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू n। तो आपके पास n1 है तो सब शेल भी 1 होगा, n2 है तो सब शेल भी 2 होंगे, n3 है तो सब शेल भी 3 होंगे, n4 है तो सब शेल भी 4 होंगे। लेकिन अगर हम सब शेल के क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात करें तो वो n-1 होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले शेल में एक ही सब शेल है लेकिन उसकी L की वैल्यू क्या है, n-1 यानी 0। दूसरे शेल में 2 सब शेल्स हैं लेकिन उसकी मैक्सिमम L की वैल्यू क्या है, n-1 1। इसी तरह तीसरे सब शेल के लिए मैक्सिमम L की वैल्यू 3 और चौथे सब शेल के लिए मैक्सिमम L की वैल्यू तीसरे के लिए 2 और चौथे के लिए 3 है। नाउ ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे पास L स्टार्ट होता है 0 से और n स्टार्ट होता है 1 से। तो चूँकि L जो है वो स्टार्ट होता है n में से एक माइनस करो उस वैल्यू से, तो हमारे पास इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा n से एक कम रहेगी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अ सब शेल कैन होल्ड। यानी अब हर सब शेल यानी S, P, D और F ये सब शेल्स कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं। तो दिस इज़ गिवन बाय 2 × 2L + 1। सो नाउ इस फॉर्मूला के मुताबिक S सब शेल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है, तो 2 × 2 × 0, 0 L की वैल्यू है S के लिए +1। तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। P की बात करें तो P में हमारे पास 2 × 2 × 1 +1, तो टोटल P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह D में इस फॉर्मूला के मुताबिक हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकता है 10 आ सकता है और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नाउ इसको हम इस चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो अगर हम n की बात करें तो फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2n², यानी फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह सेकंड शेल में मैक्सिमम 8, थर्ड शेल में मैक्सिमम हमारे पास 18 और फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और S में भी 2 आते हैं, तो फर्स्ट में सिर्फ S है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके S में आएंगे। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें S भी है और P भी है, तो सेकंड शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स S में होंगे और बाकी 6 जो हैं वो रूल के मुताबिक P में होंगे। इसी तरह थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो उसमें से 2 S में आएंगे, 6 P में आएंगे और 10 D में आएंगे, तो यूँ टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। और फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसमें से 2 S में आएंगे, 6 P में आएंगे, 10 D में आएंगे और 14 F में आएंगे, और टोटल हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। Now, the third quantum number that we have is magnetic quantum number. Magnetic quantum number को हम डिनोट करते हैं by small m. तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन का सब शेल, यानी सब शेल का भी फर्दर सब शेल, या सब शेल को हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट सब शेल या ऑर्बिटल। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ आर इक्वल टू ±L। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ होंगी ±L के बराबर। नाउ इसको मज़ीद देखने से पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है। तो हमने बोहर के मॉडल में देखा था कि अगर हम एक शेल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड के असर की वजह से एक शेल हमारे पास फर्दर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उन एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब करता है जिनमें एक शेल या सब शेल स्प्लिट होता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट स्प्लिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम कह सकते हैं, या हम सब शेल कह सकते हैं, एक सब शेल की स्प्लिशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो कोई भी सब शेल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी एनर्जी फर्दर स्प्लिट हो जाती है। इसको डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास एक सब शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। सो नंबर ऑफ सब शेल्स या ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स हम सब शेल्स के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं। इन अ सब शेल, यानी एक सब शेल में कितने मज़ीद शेल्स होंगे, तो ये हमें पता कैसे चलता है? ये हमें पता चलता है 2l+1 से। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास S सब शेल के लिए कितने हमारे पास फर्दर सब शेल्स होंगे? तो S के लिए 2 × 0+1, तो S में हमारे पास मज़ीद एक ही सब शेल या ऑर्बिटल होगा। यानी S ख़ुद भी एक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में S का हमें एक ही पैटर्न मिलता है। इसका मतलब है कि जो S और सब शेल है वो फर्दर ऑर्बिटल्स में स्प्लिट नहीं होता इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन हम P की बात करते हैं, तो P के लिए हमारे पास ऑर्बिटल्स का क्या नंबर है? 2 × 1+1 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि अगर हम P सब शेल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारे पास P सब शेल मैग्नेटिक फील्ड में 3 मज़ीद ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाता है। इसी तरह D के लिए हमारे पास 2 × 2+1 तो 5। तो अगर हम D सब शेल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो D सब शेल मैग्नेटिक फील्ड में फर्दर स्प्लिट होगा इनटू 5 ऑर्बिटल्स। और इसी तरह अगर हम F की बात करें तो F के लिए हमारे पास कितनी स्प्लिशंस बनती हैं? 7। तो F सब शेल के अंदर 7 मज़ीद सब शेल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाते हैं एक दूसरे से। इनकी एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से की प्रेजेंस में डिफरेंट हो जाती है। नाउ कीप इन माइंड कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होगी तो फिर आपके पास ये जो सब शेल्स हैं इनकी एनर्जी सेम होगी। अब ये एनर्जी डिफरेंट क्यों होती है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जितने भी सब शेल्स या ऑर्बिटल्स हैं किसी भी सब शेल के, तो उनकी एनर्जी सेम होगी और उनको हम कहते हैं डीजेनरेट। नाउ हमने ये देखा कि m की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं? +-l। तो s के लिए l की वैल्यू है 0, तो इसके लिए m 1 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? +-0 यानी 0 के बराबर। नाउ p की हम बात करते हैं तो p में हमारे पास 3 मज़ीद सब शेल्स या ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी हमारे पास m की क्या वैल्यू होगी? +-l, यानी इसकी m की वैल्यूज़ होंगी +-1। तो इनमें से एक होगा +1, एक होगा 0, एक होगा -1। तो P के अंदर 3 मज़ीद ऑर्बिटल्स या सब शेल्स हैं जिनमें से एक की वैल्यू है m की +1, एक की 0, एक की -1। इसी तरह अगर हम D की बात करें तो D के लिए m की वैल्यूज़ होंगी +-2। तो अब D हमारे पास टोटल कितने हैं? 5। तो इनमें से एक होगा +2, एक होगा +1, एक होगा 0, एक होगा -1, एक होगा -2। तो D के लिए m की वैल्यूज़ होंगी +-2। तो +2 से -2 तक टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, तो नंबर ऑफ़ D ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 आता है। इसी तरह F के लिए हमारे पास टोटल 7 हैं, तो +-3 वैल्यूज़ होंगी यूँ। तो टोटल 7 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। नाउ अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल या ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? तो कोई भी ऑर्बिटल हम उठा लें उसमें मैक्सिमम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल S में टोटल आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, S में एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसी में आएंगे।
पी सब शेल की बात करें तो इसमें टोटल आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब पी सब शेल 3 हैं तो एक में 2 आएंगे, दूसरे में 2 आएंगे, तीसरे में 2 आएंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह डी सब शेल में टोटल आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके सब शेल्स टोटल 5 हैं तो हर एक में अगर हम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स डालें तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। इसी तरह एफ़ में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो एफ़ के अंदर टोटल 7 सब शेल्स हैं, तो हर एक में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डालें तो हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देन इससे हमें एक और फर्दर चीज़ पता चल सकती है, हम एक शेल के अंदर सब शेल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, सब शेल नहीं बल्कि शेल में नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स क्या होगा, तो इट इज़ इक्वल टू n²। तो अगर हम इसको देखें तो पहले शेल में हमारे पास कितने सब शेल्स होंगे, तो 1² इज़ इक्वल टू 1। तो पहले शेल में एक ही सब शेल होगा, यानी m एक ही होगा, और आपके पास ये कौन सा होगा, s होगा। दूसरे शेल में हमारे पास कितने टोटल सब शेल्स होंगे, तो 2² इज़ इक्वल टू 4। तो दूसरे शेल में हमारे पास सब शेल्स कितने हैं, s और p। तो s फर्दर है 1 और p है फर्दर 3। एक है px, एक है py, एक है pz। तो टोटल कितने सब शेल्स हैं, 4। इसी तरह थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल में सब शेल्स कितने हैं, 3, s, p और d। और सब शेल्स कितने होंगे, 3² यानी 9 के बराबर। तो इसमें से एक s होगा, 3 p होंगे यानी px, py, pz, और 5 d होंगे। d की ओरिएंटेशन है dxy, dxz, dyz, dx² माइनस y² और dz²। तो ये टोटल 5 हमारे पास d सब शेल्स या d ऑर्बिटल्स हैं। तो 5 d हैं, 3 p हैं और 1 s है, तो टोटल हमारे पास 9 बन जाते हैं। सुनाओ, ये 3 मेजर क्वांटम नंबर्स थे जिनको हमने स्टडी किया। अब हम इनको रिवाइज़ करने के लिए एक ही जगह पे कंबाइन करते हैं और कोई शेल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड शेल, और थर्ड शेल के ऊपर सारे क्वांटम नंबर्स को स्टडी करते हैं। नाउ सबसे पहले अगर थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3n² दैट इज़ इक्वल टू 18। तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे थर्ड शेल में। अब थर्ड शेल में सब शेल्स कितने होंगे, तो n इज़ इक्वल टू 3। तो थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होंगे। कौन कौन से होंगे, s, p और t। नाउ थर्ड शेल के लिए l की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी n-1 यानी 3 - 1 2। तो 0 1 2 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l फॉर थर्ड शेल। अब इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसमें से 2 होंगे s में, 6 होंगे p में और 10 होंगे d में। नाउ हम जाते हैं सब शेल्स की तरफ। तो थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हैं, जबकि सब शेल्स हैं 3² यानी 9 के बराबर। तो अब ये 9 कैसे आएंगे, तो हमारे पास थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हैं, एक है s, एक है p, एक है d। अब हमारे पास s की वैल्यू है 0, p की 1, d की 2। अब हम जाते हैं सब शेल के लेवल पे। तो s के अंदर सब शेल्स कितने होंगे, एक ही होगा और उसको हम s ही कहेंगे। p के अंदर 3 सब शेल्स होंगे, एक होगा px, एक होगा py, एक होगा pz। अब इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी, +1 0 -1। अब हमारे पास d के अंदर टोटल 5 सब शेल्स हैं अकॉर्डिंग टू 2l+1। तो पहला है dxy, दूसरा है dyz, तीसरा है dxz, चौथा है dz², पांचवा है dx² माइनस y²। नाउ इसके लिए हमारे पास m की क्या वैल्यू होगी, तो +-2। +2
+1 0 -1 -2। ये वैल्यू हम किसी को कोई भी हमारे पास दे सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है एट आवर लेवल। नाउ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो S के एक ही सब शेल में आएंगे। P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स Px में, 2 Py में, 2 Pz में। D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसमें से 2 dxy, 2 dyz, 2 dxz, 2 dz², 2 dy² में हमें देखने को मिलेंगे। तो यूँ हमारे पास सारे क्वांटम नंबर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक दूसरे को परफेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो ये हमारे पास थर्ड शेल आता है। थर्ड शेल में अगर हम सब शेल्स की बात करें तो थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हैं, S, P और D। और अगर इनकी मज़ीद बात करें मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो S एक ही सब शेल में डिवाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड में, P जो है वो 3 सब शेल्स में डिवाइड होता है। S डिवाइड तो नहीं होता, तो हम इसको कहते हैं ये डिवाइड नहीं होता, एक ही पड़ा रहता है। P 3 में डिवाइड होता है और D जो है ये फर्दर डिवाइड होता है 5 सब शेल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यूँ हम इलेक्ट्रॉन की तरफ शेल से लेके सब शेल यानी मज़ीद माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं। नाउ हमारे पास जो पहले 3 क्वांटम नंबर हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो इन तीनों क्वांटम नंबर से हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि हमारे पास 2px नाम का एक सब शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के n की वैल्यू होगी 2, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड शेल का है। देन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के L की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ये हमारे पास P सब शेल का है। और चूँकि ये Px का है तो हमारे पास इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के m की वैल्यू भी सेम होगी, से फॉर एग्ज़ाम्पल +1। तो 2px के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इनके तो तीनों क्वांटम नंबर्स सेम हो गए। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो दैट विल बी थ्रू स्पिन क्वांटम नंबर। तो कीप इन माइंड कि सेम ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें एक डिफरेंस होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहा होता है क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो चौथा जो हमारे पास क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ इसकी वैल्यू होती है ±½ के बराबर हमेशा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है उसके लिए s की वैल्यू है -½ और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है उसके लिए s की वैल्यू है +½ तो अब अगर हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना है तो इनका डिफरेंस आएगा s के ऊपर। अब इनमें से जो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा दैट विल बी -½ और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा दैट विल बी +½ तो यूँ हम टोटल 4 क्वांटम नंबर्स की मदद से हर एक इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम को किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से सेपरेट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। थैंक यू।